तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी। क्या पढ़ने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, जल्दी कवर होने वाला टॉपिक है। और इसमें जो मेनली मैं कवर करा हूँ या जो मैंने कवर किया है उसका नाम है कलर। सीएफटी या वीबीटी की लिमिटेशन क्या थी? वो कलर और मैग्नेटिज्म को नहीं बता पाए थे, और इनकी एप्लीकेशन क्या रहेगी? वही तो रहेगी जो उनकी लिमिटेशन नहीं होगी। यानी कि इसने कलर को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, विद लॉजिक एक्सप्लेन किया। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ इस कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है कलर। प्यारे बच्चों, कलर से सवाल आना ही आना है। आप ये फिक्स अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो भी आज मॉर्निंग में सीएफटी की क्लास हुई है वो भी अधूरी है जब तक मैं कलर को प्रॉपर तरीके से ना पढ़ा दूँ। चलो देखो, जो कलर का गेम है, कलर का मतलब है, कलर तो कलर होता है ना। कलर हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हम कलर देख पाते हैं, है ना। और क्या रीज़न है कलर देखने का? किसी का भी कलर अगर मुझे दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब उसका जो फ्रिक्वेंसी रेंज है, या मैं बोलूँ उसकी जो वेवलेंथ रेंज है वो कितनी है, वो विबग्योर के अंदर आ रही होगी या विजिबल रीजन के अंदर आ रही होगी। आप लोगों ने क्लास 11 में बाल्मर सीरीज़ पढ़ी होगी, और बाल्मर की भी जो फर्स्ट 4 या फर्स्ट 3 लाइन है वही दिखाई देती हैं। वो भी नहीं कि मैं कहूँगा कि बाल्मर की सारी रेंज जो है हम लोगों को दिखाई दे जाती है। सारे बाल्मर को मैं विबग्योर में कंसिडर नहीं कर सकता। इधर आइए अब सभी। कलर का मतलब है रेंज ऑफ विबग्योर इज 4000 A0 टू 7500 A0। ये तो सभी को रटा रहना चाहिए कि अगर इस रीजन में किसी की वेवलेंथ लाई कर रही है तो मतलब मुझे कलर दिखाई देगा। आगे बात समझ में। बात नंबर 1। दूसरी बात, एक यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री कलर सर्कल होता है, उसको सीखने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। ऑल्दो ये बात मैंने कभी केमिकल बॉन्डिंग में या कभी D&F ब्लॉक में आप लोगों को सिखाया ही होगा। इधर आ जाएंगे सभी। प्यारे बच्चों, ये है कैसे और कैसे काम करता है तो बहुत ध्यान से देखिए। मैं यहाँ लगा देता हूँ विबग्योर को ही मैं लिख रहा हूँ V और I। फिर आगे क्या लिखूंगा बेटा? B, यहाँ लिखूंगा G, यहाँ लिखूंगा Y, यहाँ लिखूंगा O, यहाँ लिखूंगा R। इस बात को जरा फील करने की कोशिश करो। अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका एमिटेड, या मैं कहूं मुझे जो कलर दिखाई देगा वो ऑरेंज दिखाई देगा। या मैं बोलूं एब्जॉर्ब करेगा उस लाइट को, ये लाइट एमिटेड हो गया कलर। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो मुझे क्या दिखाई देगा? ऑरेंज दिखाई देगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मान लो अभी आपको कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लू दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं, तो बताइए उसने किस कलर की लाइट की रेंज को एब्जॉर्ब किया होगा? तो आंसर आ जाएगा सर, अगर ब्लू दिखाई दे रहा है तो मतलब ऑरेंज कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा। क्या ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? चलो सर, आपकी बात सर बिल्कुल समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक बात और सुन लीजिए सर की। क्या प्यारे बच्चों, मैंने लिखा VIBGYOR। अगर मैं राइट टू लेफ्ट चलता हूं तो एनर्जी बढ़ती है। ये बात सही है? एनर्जी बढ़ती है इसलिए लोग कह देते हैं कि फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, इसलिए लोग कह देते हैं कि वेवलेंथ घट रही है। क्लियर है? इसका मतलब जो रेड है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, इसीलिए रेड सिग्नल पर कलर लगाया जाता है ताकि दूर से दिखे ये रेड कलर है। आगे बात समझ में। इसीलिए येलो कलर स्कूल बसेस का होता है ताकि दूर से दिखे स्कूल बस जा रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? इसीलिए जब कोहरा पड़ता है, कोहरा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, फॉग, तो केवल एक ही लाइट काम करती है। कौन सी? येलो लाइट। रेड लाइट काम नहीं करती, केवल येलो लाइट जो है उसमें काम करती है। क्यों? कि उसकी वेवलेंथ क्या होती है? बड़ी होती है, राइट। चलो सर, इतनी बात आपकी मान लेते हैं। और ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है? ये वही एनर्जी जो मॉर्निंग में आपको मैंने CFSC में पढ़ाई है। आगे बात समझ में। ये वही है जो मैंने CFSC में आप लोगों को पढ़ाई है। क्लियर मेरी बात? तो इतनी बातें हमारी क्लास के बच्चों को समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। मैंने लिखा इफ़ अ कंपाउंड एब्जॉर्ब लाइट अदर देन विजिबल रेंज देन इट विल बी अपीयर वाइट और कलरलेस। हम लोग केमिस्ट्री में वाइट को कलर नहीं मानते, उसको भी क्या मानकर चलते हैं? कलरलेस मानकर चलते। ऐसा मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें आगे की कहानी। प्यारे बच्चों,
जनरली ऐसा ज्ञान पढ़ाया जाता है, इट्स नॉट अ रूल, ये कोई रूल नहीं है कि अगर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक करेक्टर होगा तो कलर शो करेगा, इट इज़ नॉट अ रूल। लेकिन हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं ट्रिक टाइप से, ये कोई थंब रूल नहीं है कि अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो कलर होगा ही होगा। ऐसे काफ़ी सारे मॉलिक्यूल हैं जो अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कलर नहीं है, क्योंकि उसकी जो रेंज है वो विजिबल में नहीं है, वो यूवी में है, वो आईआर में है। अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी क्या होते हैं, वो कलर लेस होते हैं। एग्जाम्पल है यटरबियम, जर्कोनियम। अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी डी ब्लॉक के अंदर पढ़ाया था, दे डू नॉट शो कलर। क्यों? क्योंकि वो विजिबल में लाई नहीं कर रहे, वो किसी और रीजन में लाई कर रहे होते हैं। बात बहुत सिंपल है और सटीक है। क्या मैं मानकर चलूं कि आपको समझ में आ गया कि अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो डायामैग्नेटिक कलेक्टर होगा और मैं कलरलेस उसको मान लेता हूं। लेकिन क्या ये बातें 100% ट्रू हैं? बताओ जरा, क्या ये बातें 100% ट्रू हैं? तो आंसर है बिल्कुल नहीं है सर, इसको मैं 100% ट्रू नहीं कह सकता। क्लियर मेरी बात? इसको मैं 100% नहीं कह सकता। तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। चलो जी, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, अदरवाइज फोटो ले लीजिए। क्या लोगे? फोटो ही लोगे तुम लोग? चलो भाई नेक्स्ट देखिए। अब इसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, इसके बाद हम लोग एक सवाल आप लोगों को दे देते हैं, पूछते हैं कि विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड। बताइए भैया किसके पास कलर होगा? ये Mg+2 है, आप जानते हो नो अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई कलर नहीं होगा। ये भी Zn+2 है, वाइट कलर का होता है, आप लोग जानते हैं, उसको भी हम लोग किस में काउंट करेंगे? कलरलेस में। थर्ड वाला बताना सर, आपने एक बार एक तरीका बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, 2 ब्रैकेट बीच में माइनस और 2 ब्रैकेट बीच में माइनस, तो मतलब ये वाला चार्ज कितना है? -3। तो यहाँ पर कितना चार्ज आ रहा होगा? +3। ये गेम समझ में आया? तो इसका मतलब यहाँ तो हो गया +3, ये वाटर न्यूट्रल होता है, तो कितना डेटा आ गया बेटा? +3। और टाइटेनियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूँ वो कितना होता है? स्कैंडियम टाइटेनियम, +3 होने के बावजूद भी उसके पास एक अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये कलर शो करेगा। बोलो गेम समझ में आया? कोई पूछे इसका कैसा कलर होता है? वायलेट कलर है इसका, ठीक है ना, पर्पल वॉलेट कलर है इसका। क्लियर मेरी बात? चलो आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। बहुत ध्यान से चीज़ों को देखो भाई, देखो अभी अच्छे सुंदर सवाल आने लगे हैं। एक्चुअल में इन सवालों के सर पैर केवल और केवल CFSC ने ही एक्सप्लेन किए थे, अदरवाइज कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था। सुनो भाई, मैं यहाँ पर पहले एक कलर व्हील बना लेता हूँ आप लोगों के लिए, मुझे बताइए सही बनाया हुआ है? VIDGYOR। क्लियर है भाई? चलो इधर आओ बच्चों, एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ कि इसके अंदर आपसे पूछा है मैच करो भैया किसका कलर क्या होगा, ठीक है ना, कलर को मैच करना है। जब तक आपको ना बोले ये कौन सा कलर है, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, जो मुझे दिखता है ये वो वाला कलर है। आगे बात समझ में? चलो चेक करते हैं। आपसे बोला ये अमोनिया है और ये वाटर है, बताओ किसकी CFSC वैल्यू ज़्यादा होती है? याद करो, आज सुबह पढ़ाया मैंने आईब्रो से जल, कितनी बार पढ़ाएं सेजल? बोलो गेम समझ में आया? यानी कि NH3 की CFSC क्या होती है? ज़्यादा। और अगर किसी की CFSC ज़्यादा है मतलब एनर्जी ज़्यादा है, और अगर एनर्जी ज़्यादा है, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब इधर आ जाते हैं भाई। क्या रूल था अपना विबग्योर का? आप याद करो, आप ना इसका कॉम्प्लीमेंट्री पहले ही लिख लो भाई। अगर ये रेड है तो क्या ये ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करके रेड हुआ होगा? अगर ये ग्रीन है तो मतलब ये रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करके रेड हुआ, ग्रीन हुआ होगा। ये बात सही है? आप मुझे एक बात बताओ, इधर से इधर जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, आपके पास रेड है और ग्रीन है, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? ग्रीन की होगी या नहीं होगी? और इसका मतलब ग्रीन कलर की एनर्जी ज़्यादा, और मैं ये बात पढ़ चुका हूँ कि अमोनिया की एनर्जी ज़्यादा। गेम आ गया समझ में? एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, जो भी कलर आपको दिए हो आप साथ में कॉम्प्लीमेंट्री कलर लिख लो, और आप जो आंसर करेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर के अकॉर्डिंग करें। फिर आपसे मैं बोल रहा हूँ अमोनिया का CFSC ज़्यादा है मतलब एनर्जी ज़्यादा है, आप बताइए ग्रीन और रेड में किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है? लेफ्ट, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करें, इधर से इधर राइट टू लेफ्ट मूव करें, तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? ग्रीन की। मतलब ग्रीन की एनर्जी ज़्यादा है, तो ये पता लग रहा है कि ये इसका आंसर है। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना?
गेम समझ में आ गया। अगला देखो भाई, एक बात आपको बतानी है, कोई आपसे पूछे कि ऑक्ट्राहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल में, ऑक्ट्राहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल CFSE में क्या रिलेशन है, तो भैया रिलेशन बड़ा साफ है, यहाँ T और यहाँ लिख दो O, ठीक है, क्लियर। और इसको लर्न करने का तरीका यहाँ लिख दो कितना, 4/9, कितना लिख दो 4/9, या इसको रिवर्स करके आप ऐसा भी लिख सकते हो, डेलो बराबर कितना हो जाएगा बेटा जी, डेलो बराबर हो जाएगा 9/4। इसको याद करने का मतलब याद करने का तरीका बना लेना, उस समय मुझे याद नहीं आ रहा, अपने समय में कुछ था तो सही, ऑपरेशन थिएटर 9/4 ऐसा कुछ करके बनाया था, ठीक है। अब देख लेना जो भी आप लोग उचित समझो, 9/4 इसके रिलेशन को आप लोग जो है लर्न करके रखेंगे। आप मुझे बताइए इस रिलेशन के बाद मुझे एक बात बताइए आप लोग, 9/4 का मतलब है इट इज़ मोर देन 1, मोर देन 2 इवन, तो मतलब 2 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तब ऑक्टाहाइड्रल के बराबर होगा, इसका मतलब विच वन इज बिगर, ऑक्टाहाइड्रल इज बिगर। ऑक्टाहाइड्रल की CFSE ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, टेट्राहाइड्रल। और बताइए जिसकी CFSE ज्यादा होगी मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है, और एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। तो देखो रिलेशन क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है ये ब्लू है और ये पिंक रेड है, पहले तो समझ लो भैया, तुम्हें ब्लू दिखाई दे जाए तुम पहले इसका क्या लिख दोगे, कॉम्प्लीमेंट्री लिख दोगे, रेड दिखाई दे जाए तो आप इसका क्या लिख देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री लिख देंगे। सर एक का ग्रीन हो गया, सही लिखा है मैंने, और एक का क्या हो गया बेटा जी, ब्लू का क्या लिख दिया मैंने, ऑरेंज लिखना चाहिए था, ब्लू का क्या लिखना चाहिए था, ऑरेंज लिखना चाहिए था। अब चलो भैया देखते हैं, आप समझदार बच्चों की तरह मुझे बताइए इन दोनों में, किन दोनों में, एक तो आया ग्रीन और एक आया ऑरेंज, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ग्रीन की, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी मतलब उसकी CFSE ज्यादा है, और CFSE ऑक्टा और टेट्राहाइड्रल में से किसकी ज्यादा होती है, ऑक्टाहाइड्रल में। आप देखिए ये ऑक्टा है और ये क्या है बेटा जी, टेट्रा, मतलब गेम यहाँ भी समझ में आ जाना चाहिए। बोलो कितने बच्चों को सवाल की डेप्थनेस समझ में आ गई कि सर क्लियर है, कहाँ से गेम चल रहा है, रेजर है, बताइए जरा, जिनको ये समझ में आ गया है कि सर कहाँ से सवाल चल रहा है ये क्लियर है। चलिए भैया हो जाएगा, डेटा समझ में आ गया कैसे करना होता है, आयुष समझ में आया बेटा, ये CFSE बेस्ड पर है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए। चलो बहुत जल्दी से इसको नोट कर लो, नोट करना चाहो तो। नेक्स्ट, बस बस बस, नेक्स्ट देखिए, इधर आ जाइए। नेक्स्ट देखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा ये टास्क है, इसको सीख लीजिए। इधर आओ सभी, कोई आपसे पूछे कि TiH2O6Cl3 इसके अंदर Ti की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बताना जरा। अभी अभी आपको सिखाया कि सर ये +3 होगी, ये जो कंपोजिशन है ये D1 है, और जो D1 है तो यही रीज़न है कि इसमें अनपेयर्ड है, और अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरा है, और जब जब जीवन में पैरा मैग्नेटिक करेक्टर आता है तो जीवन कलरफुल हो जाता है, क्लियर, तो यानी कि कलर है। कोई पूछे तुमसे इसको हीट करके पानी के मॉलिक्यूल को उड़ा दो, जब पानी के मॉलिक्यूल को उड़ा दोगे तो कंपाउंड बन जाएगा TiCl3, क्या बन जाएगा, TiCl3। हमें जीवन में ये सिखाया गया है कि अगर D1 है तो वो क्या होना चाहिए, कलर होना चाहिए। यहाँ भी D1 है, यहाँ भी तो D1 है, उसके बावजूद भी कंपाउंड कैसा है, कलरलेस। आगे बात समझ में, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो या फिर मैं बोलूँ लिगेंट वाटर हो, दोनों ही केस में अगर वाटर को मैं हटा देता हूं तो कंपाउंड बिकम कलरलेस, इस बात को अपने दिमाग में रखें, क्लियर मेरी बात। जैसे मैंने बोला CuSO4.5H2O सॉलिड, ये कन्वर्ट हो जाता है, मैंने कन्वर्ट क्या, इसका कलर क्या होता है, ब्लू सॉलिड होता है, कैसा होता है, ब्लू। लेकिन अगर मैं इसको हीट करके पानी के मॉलिक्यूल को हटा दूंगा तो जो ये एनहाइड्रस या एनहाइड्रल CuSO4 बनेगा वो कैसा होगा, कलरलेस या वाइट। बोलो गेम समझ में आई। अब यार ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट सा है यार, इसको सिखाऊं मैं थोड़ा सा और। देखो ये JEE नीट में भी एक दो बार पूछा हुआ है, इसको सीख लो, ये सवाल आ ही जाता है घुमा फिरा के। देखो सवाल मेरा ये है कि आप इसको देखकर मुझे बताइए इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्ट कॉपर के साथ जुड़े होंगे। अगर मैंने आपको बोला CuSO4.5 मोल ऑफ वाटर, कितने जुड़े होंगे आयुष, बता कितने जुड़े होंगे आयुष, 4 जुड़े होंगे। फिर 5 क्यों दिखाई देते हैं। एक बात तो ये है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होंगे किसके साथ, तो मेरा आंसर है कॉपर के साथ एक्चुअल में
डायरेक्टली कितने वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होंगे? 4 वाटर इज अटैच्ड थ्रू कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेट जैसा कुछ वर्ड है नहीं, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? कोवलेंट बॉन्ड भी लिख सकते हो। इसका फोटो बना दूंगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो मैं काम कर लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ कॉपर है बीच में, ये कॉपर है बीच में, इधर देख ये डेटिव बॉन्ड बनाया किसने? पानी ने। सही है भाई, क्लियर? और यहाँ से एक डेटिव बॉन्ड और बना लिया किसने? पानी ने। यहाँ से एक डेटिव बॉन्ड और बना लिया गया है, अगेन वाटर मॉलिक्यूल। और ये भी किसने बना लिया होगा बेटा जी? वाटर मॉलिक्यूल। 4 तो वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली ही अटैच्ड है। सर अब ये 5वां मॉलिक्यूल कैसे काम करता है? और बेटा जी मेरे पास CuSO4 भी है। क्या है मेरे पास? CuSO4। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो ये है ना कंपाउंड SO4 वाला कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड ऐसे होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी SO4 होता है। सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो बॉन्ड है ना, इसमें भी यहाँ पर S डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब यहाँ से दूसरा कॉपर बन जाता है बॉन्ड। आगे बात समझ में? ऐसे ही यहाँ पर क्या बन जाएगा? S डबल बॉन्ड O ये O नेगेटिव। और यहाँ से दूसरी लिंकेज आ जाएगी कॉपर की। मतलब बहुत क्रिस्टल होता है, बहुत बड़ा। अब इसमें आप लोग क्या क्या देख पा रहे हो? देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने मतलब इसमें जो बॉन्ड कोऑर्डिनेशन नंबर है Cu का वो कितना है? 5 नहीं है, 6 है। 5 नहीं है, कितना है? 6। जो दिखता भी है सर ये 1 ये 5 ये, लेकिन यार इसमें और इसमें अंतर है स्ट्रक्चर में। ये CuSO4 ही बनाना है आपको, ये कन्फ्यूजन है। बच्चा यहाँ पर एक SO4 ढूंढकर यहाँ एक ऊपर SO4 लिख लेता है, लेकिन इसमें क्योंकि क्रिस्टल है, बहुत बड़ा कंपाउंड है, लिंकेज है, तो दूसरा SO4 भी कॉपर के साथ बॉन्डेड होता है। एक बात। दूसरी बात, कोई मुझसे पूछता है सर अब हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनेगा, या जो एक वाटर मॉलिक्यूल है वो कैसे बॉन्ड बना रहा होगा? बड़ा सिंपल है, इस ऑक्सीजन से। क्या बात समझ में आई आप लोगों की? इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन ऐसे अटैच्ड होगा। क्या फील कर पाए आप लोग? इस वाले ऑक्सीजन से इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है प्यारे बच्चों, ऐसा मानकर चलो कुछ। तो ये तो भैया आउटर बॉन्ड है, इसके बारे में तो हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते, राइट? अपना काम का सवाल क्या है? सवाल ये है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आंसर 6 आना चाहिए। कोई पूछेगा कितने वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली अटैच्ड हैं इस कॉपर के साथ, आंसर कितना आना चाहिए? कितना आंसर आना चाहिए? 4। और कितने SO4 मॉलिक्यूल अटैच्ड है? कितना आंसर आ जाना चाहिए बेटा जी? SO4 मॉलिक्यूल है ना, SOOO। तो 3 केस दिखा रखे हैं मैंने यहाँ, इसको क्या दिखा देना चाहिए? कहाँ दिखाना चाहिए इसको? ठीक है, ठीक लिखा हुआ है। हाँ हाँ, कोवलेंट में डबल बॉन्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। डबल सॉल्ट का मतलब ये नहीं होता कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए ही ना। इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा एक चेंज आपको करना पड़ेगा। ये जो ऑक्सीजन है, एक यहाँ ऑक्सीजन आपको लगाना पड़ेगा भैया, है ना, तभी तो SO4 बनेगा। ये क्या बनेगा? ये SO4। चलो अब देखो जरा, इसको नोट कर लीजिए बहुत जल्दी से। नेक्स्ट इधर आ जाइए, बस इधर आ जाइए भाई सभी बच्चे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की क्लास की शुरू होने जा रही है। इधर देख ले आशीष, इधर देखेंगे। मैं कह रहा हूं आप लोगों से, मैनी कंपाउंड्स हैविंग D0 and D10 configuration show intense color due to the charge transfer spectrum। मैंने बोला था ना आपसे, ऐसा नहीं होता कि हमेशा इन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही कलर हो सकता है। एक और भी थियरी है जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर थ्योरी, और ये 2 तरीके से काम करती है। या तो मेटल से लिगेंड की तरफ चार्ज ट्रांसफर हो, चार्ज का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से ही है, जैसे DD इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर को चार्ज ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं। इधर सुनो भाई सभी, 2 बातें। या तो मेटल से लिगेंड की तरफ ट्रांसफर होगा, तब उसकी जो रेंज है, फ्रिक्वेंसी है, वेवलेंथ है, विबग्योर में आ जाए। या लिगेंड से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे किसकी तरफ? मेटल की तरफ, तब भी ऐसा देखा जाता है। जब मेटल से लिगेंड की तरफ होते हैं तो उसको बैक बॉन्डिंग हम लोग पढ़ाते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। आ जाओ जरा इधर आ जाओ, मेटल कार्बोनिल के अंदर भी
सिखाया जा सकता है। भैया इसके एग्जाम्पल आप लोग डायरेक्ट लर्न करके रख लें। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, लर्न इट। अगर चाहते हो 4 नंबर का सवाल सॉल्व हो जाए देखते ही, तो देखिए जरा ध्यान से। लिगेंड टू मेटल जब ट्रांसफर होता है तो ऐसे एग्जाम्पल हैं मेरे पास KMnO4। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज +7। इसका मतलब Mn का D के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 0 होगा। उसके बाद भी Mn का कलर इंटेंस पिंक होता है या नहीं होता? जबकि नो अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर क्या होता है? कलर होता है। और उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक है लिगेंड से मेटल की तरफ चार्ज का ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ऐसे ही चाहे K2Cr2O7 हो, आप लोग जानते हो ऑरेंज कलर का ये कंपाउंड आप लोगों को दिखाई देगा, राइट। ऐसे ही SnI4, ये भी कैसा होता है? ऑरेंज कलर का कंपाउंड है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्राउन रिंग टेस्ट या ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। सुन लो भाई, ब्राउन रिंग में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। आपने आयरन +2 सुना है, +3 सुना है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें आयरन कैन स्टेबल इनटू द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये +1 में भी स्टेबल होता है। इस कंपाउंड को ब्राउन रिंग कंपाउंड या रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। नाम से पता लग रहा है इसका कलर क्या होगा बेटा जी? ब्राउन। टेस्ट ट्यूब के सेंटर पे ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है, ठीक है ना। जब आप कभी लैब में जाओगे तो समझ में आएगा। Fe+1 वाटर क्या होता है? 5 और NO होता है, ठीक है ना। ये बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन यहाँ पर शो होती है NO के पास, है ना। आप लोग जानते हो NO के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन NO के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर NO आ जाए तो उसके पास कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से ये 4 कंपाउंड जो है मेनली आप लोग याद करके रखें, जहाँ पर लिगेंड से मेटल की तरफ चार्ज का ट्रांसफर होता है। सर मेटल टू लिगेंड बताना। सर अगर मैं मेटल टू लिगेंड की बात करूं तो ये भी कॉम्प्लेक्स मैंने आपको पढ़ा दिए, जैसे फेरेसिन टाइप के कॉम्प्लेक्स जो हैं, जहां ईटा वर्ड को हम लोगों ने यूज़ किया होगा। आप लोगों ने पढ़ाए ना सारे कॉम्प्लेक्स। तो जैसे FeCO5, ऐसे ही क्रोमियम ईटा6C6H6, और ये क्या लगा दिया मैंने 2। इस टाइप के 2-3 कॉम्प्लेक्सेस को आप लोग याद करके रखें, जहां मेटल से लिगेंड में ट्रांसफर होने पर कलर की इंटेंसिटी या मैं बोलूँ कलर की प्रेजेंस पाई जाती है। क्या मेरी क्लास के सभी बच्चों को डेटा क्लियर है? बेटा जी आज की क्लास में हमने ज़्यादा नहीं पढ़ाया, लेकिन कोर कंटेंट को पढ़ाने की कोशिश की है। हमारी दुनिया में कलर का मतलब केवल अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, पहली बात। और हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी अगर ज़्यादा है, CFSE की वैल्यू ज़्यादा है, तो कलर के अंदर कैसा चेंज देखा जाएगा। विबग्योर की रेंज, विबग्योर के पैरामीटर, विबग्योर की जो एनर्जी का डेटा है, वेवलेंथ का डेटा है, वो हम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट बढ़ती घटती कैसे है। क्या मेरी बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को? बताइए जरा, डेटा क्लियर है? दोनों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? मुझे बता, अगर टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस और ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस है तो किसकी CFSE ज़्यादा होती है? ऑक्टा। जिसकी CFSE ज़्यादा होगी इसका मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर की बात करूँगा तो उसकी भी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और एनर्जी ज़्यादा से आप रिलेट करके जो भी मैचिंग वाला क्वेश्चन आएगा उसको अरेंज कर देंगे। सर क्या हमें एग्जैक्ट कलर याद करना चाहिए? नहीं। ये जब भी सवाल आएगा मैचिंग की फॉर्म में आएगा। ये जब भी सवाल आएगा ऐसा अरेंजमेंट आएगा कि चारों ऑप्शन को देखते हुए आप जिसकी एनर्जी ज़्यादा है या उसके कलर के फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? चलिए, तो ये डेटा हमारी क्लास के कलर का कोऑर्डिनेशन CFSE या CFT के कलर का डेटा हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे, वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, थैंक यू सो मच टू यू। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।